विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है और इसमें कोलिजन ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग और नेचुरल ब्रॉडनिंग से आप क्या समझते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, कोलिजन, डॉपलर एंड नेचुरल ब्रॉडनिंग। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फिर हम क्या पढ़ेंगे कोलिजन ब्रॉडनिंग, फिर हम क्या पढ़ेंगे डॉपलर ब्रॉडनिंग और लास्ट में क्या पढ़ना आपने अनसर्टेनिटी रिलेशन एंड नेचुरल लाइन विड्थ एंड नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बताइए भाई, देखो भाई आपने एक बात देखी थी कि इससे पहले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था कि जब आप किसी टू एनर्जी लेवल सिस्टम से स्पेक्ट्रा हासिल करते हो तब बताओ क्या मिलता हमको भाई। बताओ नहीं भाई, बताओ। तो मान लिया 2 लेवल्स में गैप कितना है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपके अकॉर्डिंग तो भाई सिर्फ एक पीक आनी चाहिए, कहाँ पर आनी चाहिए पीक, तो भी आपके अकॉर्डिंग सिर्फ एक पीक आनी चाहिए कहाँ पर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। लेकिन आपने देखा भाई कि एक्चुअल में 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक सिंगल शार्प स्पाइक ना आके क्या आता भाई, ये कैसे बैंड आता हमारे पास भाई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ भाई। तो ये तो क्या है नॉइज और ये क्या बैकग्राउंड, लेकिन ये लाइन क्या होगी ब्रॉड नहीं होगी भाई। तो इसकी जो ब्रॉडनिंग है आपने पढ़ना ऐसा होता क्यों है। और भाई इसमें विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है। अच्छा एक होता है मैं आपको बताऊं भाई फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, क्या बोलो भाई। तो विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन का मीनिंग क्या होता है, देखो भाई एक्चुअल तो विड्थ क्या होगी साइलेंस। मान लिया ये 2 लेवल्स में गैप कितना 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1000 पे एक सिंगल लाइन ना आके क्या आ गई, एक पीक आ गई ना पीक भाई। तो भाई अगर हम प्रॉपर देखें तो विड्थ बताओ कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक ये लाइन क्या है बोलो भाई। मान लिया मैं ये कितना ये मान लिया कितना है, ये है मान लिया 990 और ये कितना है 1010। तो हम क्या बोलेंगे भाई, तो एनर्जी गैप कितना सिर्फ बताओ, एनर्जी गैप सिर्फ कितना है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन पीक जो आई है वो 900 यानी कि ग्राउंड लेवल में और एक्साइटेड लेवल में गैप है सिर्फ और सिर्फ 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का। लेकिन आपने क्या बात देखी भाई, ये मान लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के फोटोन तो एब्जॉर्ब हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में 1001 के भी। तो आपके दिमाग में सवाल नहीं आएगा कि 1001 का यहाँ पर गैप तो है ही नहीं भाई, फिर फोटोन एब्जॉर्ब कैसे हुई, क्योंकि 1001 पे भी क्या हो रखा है एब्जॉर्प्शन, 1002 पे भी क्या है एब्जॉर्प्शन। और देखो भाई और लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर है 1000 के, सबसे ज्यादा फोटोन कौन से एब्जॉर्ब हो रहे हैं 1000 के। 1000 से ज्यादा वाले क्या हो रहे हैं कम फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं। और ये 1000 क्या है 10। तो मानो 1010 का सिर्फ एक ही फोटोन एब्जॉर्ब होता है, 1011 कोई फोटोन एब्जॉर्ब। तो हम क्या बोलेंगे, तो कायदे से हम देखें तो 990 से लेकर 1010 की रेंज में सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना। और सबसे ज्यादा कौन से, तो भाई इसकी अगर मैं एक्चुअल में क्या देखूँ इसकी विड्थ, तो कहाँ से कहाँ तक है 990 से 1010। लेकिन जब आप कैलकुलेशंस करते हो ना तो वहाँ पर हम ये पूरी की पूरी विड्थ कंसीडर नहीं करते, समझे बात। हम कैलकुलेशंस में क्या इस्तेमाल करते हैं FWHM, क्या FWHM बताओ क्या होता है, क्या होता है FWHM। इसको बोलते हैं लाइन विड्थ, क्या बोलते हैं इसको लाइन विड्थ या विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। बताओ क्या, बोलो भाई। इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, क्या होता है बताओ ये फुल विड्थ क्या एट हाफ मैक्सिमा, यानी जो पीक होती है ना, जो क्या है भाई हाफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा कहाँ है यहाँ भाई, मैक्सिमा तो हाफ मैक्सिमा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना। यानी कि इस पीक की आधी हाइट पहुंच जाओ आप, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा पहुंच गए। और यहां पर इस गैप को नोट कर लो, इसको हम क्या बोलते हैं FWHM।
तो जब भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक सब टैकल करोगे तो वहाँ पर आपको यही बात देखने को मिलेगी कि हम FWHM किसको बोलेंगे, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा को, इस विड्थ को। ठीक है बात, ओके। अच्छा वो एक होती है रिलेटिव लाइन विड्थ, क्या रिलेटिव लाइन विड्थ। तो रिलेटिव लाइन विड्थ इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ डेल्टा न्यू। इसको मैं क्या बोलूँ भाई, डेल्टा न्यू। अरे भाई अगर मान लिया हर्ट्ज में है तो मैंने क्या बोल दिया, मान लिया डेल्टा न्यू, क्या बताओ, लाइन विड्थ। एक होती है रिलेटिव लाइन विड्थ, और किसी सिग्नल की जो क्या होती है, ब्रॉडनिंग। भाई कोई सिग्नल ब्रॉड है कि शार्प है, ये उसकी लाइन विड्थ से मालूम पड़ेगा आपको। ये आपको किससे मालूम पड़ेगा, रिलेटिव लाइन विड्थ से। वो कैसे मालूम पड़ता है, तो डेल्टा न्यू बाई न्यू, डेल्टा न्यू बाई, यानी ये जो गैप है ना, क्या जो ये भाई मोस्टली केसेस में लाइन विड्थ क्या होगी ज़्यादा तो पीक क्या आएगी ब्रॉड, लाइन विड्थ कम है तो पीक क्या आएगी शार्प। लेकिन भाई लेकिन जब आप अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स क्या करोगे, आपस में कंपेयर करोगे ना, तो आपको लाइन विड्थ नहीं, आपने क्या यूज़ करनी पड़ती है, रिलेटिव लाइन विड्थ। और वो कैसे निकलती है कि डेल्टा न्यू है तो क्या है, डेल्टा न्यू, बोलो भाई। और ये कितने पे है, 1000 पे, तो ये क्या है, तो डेल्टा न्यू बाई न्यू, मतलब यहाँ पर न्यू क्या है, इस पीक का सेंट्रल पॉइंट, यानी 1000। क्या भाई, अब मान लिया गैप कितना है, ये गैप मान लिया कितना भाई, ये मान लिया कितना भाई, ये आपने मान लिया भाई 994, सॉरी 996, और ये क्या है 1004, तो कितना गैप है हमारे पास, ये 8। तुम क्या बोलेंगे, 8 सेंटीमीटर इनवर्स क्या है, FWHM फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। इसका आप किससे भाग कर दो, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से, नहीं है क्या आपको, तो वो क्या हो जाएगी इसकी रिलेटिव लाइन विड्थ, क्या हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जब आप एक ही सिस्टम ट्रीट कर रहे हो, जब आप एक ही सिस्टम को ट्रीट कर रहे हो भाई, तो आपको लाइन विड्थ से क्या होगा, जिसकी लाइन विड्थ क्या होगी ज़्यादा वो क्या होगा ब्रॉड सिग्नल, जिसकी लाइन विड्थ क्या आएगी कम वो क्या होगा शार्प सिग्नल। लेकिन जब आप भाई अगर आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा को कंपेयर कर रहे हो, अगर आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा की पीक विड्थ आप भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो पीक्स हैं उनकी शार्पनेस कंपेयर कर रहे हो किससे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से, किससे भाई, इलेक्ट्रॉनिक से, तब आपने क्या करना पड़ता है, लाइन विड्थ, तो आपने क्या यूज करना पड़ेगा, रिलेटिव लाइन विड्थ। आ नहीं आपको, बोलो भाई, शीतल नहीं बेटा आपको, तब आपने लाइन विड्थ को भाग कर देना है न्यू से, अरे जो पी की जो पोजीशन होती है, ओके, तब हमारे पास आएगा भाई। ठीक है, ओके, तो भाई अब ये आएगा तो हम समझ गए भाई कि इस लाइन की क्या और की ब्रॉडनिंग, क्या और किसकी भाई ब्रॉडनिंग। अब आपने इसके जो रीजन है, किसकी वजह क्या होती है कि ये लाइन भाई ब्रॉड क्यों होगी हमने ये देखना है। तो पहला फैक्टर क्या होता है, एक होता है कोलिजन ब्रॉडनिंग, क्या होती है कोलिजन ब्रॉडनिंग। अब आप बताओ भाई हमारे पास जो मटेरियल हो बताओ किसमें है, लिक्विड या गैस फेज में। अब बताओ जो किसी भी क्वांटम सिस्टम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, अरे आप एक काम करो, आप 2 लेवल सिस्टम ही मान लो, गैप कितना 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर कायदे से देखें तो इसके ऊपर सिर्फ जब हम फोटोन स्वीप करेंगे तो सिर्फ कौन से फोटोन्स इस सिस्टम को एब्जॉर्ब करने चाहिए, 1000 के, बाकी इसको एब्जॉर्ब नहीं करने चाहिए ना भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन ये बाकी भी एब्जॉर्ब कर सकता, आपको कैसे भाई, क्योंकि क्या ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये जिन पार्टिकल्स के हैं, क्या ये पार्टिकल्स आपस में टकराते नहीं हो क्या भाई, क्या ये पार्टिकल्स आपस में भाई टकराएंगे नहीं। और जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स क्या एक दूसरे के ऊपर बाउंस ऑफ नहीं करते, जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उनके क्लाउड्स क्या करते हैं भाई, एक दूसरे पे बाउंस नहीं करेंगे क्या, और भाई अरे भाई नहीं आपको क्या, और जब वे एक दूसरे पे बाउंस ऑफ करेंगे तो क्या उस वजह से उनके क्लाउड्स में क्या आएगा डिस्टर्बेंस। और आप याद रखो भाई क्लाउड्स में डिस्टर्बेंस क्या करती है, हर एक तरह के एनर्जी लेवल्स क्या करेगी, हर एक तरह के इवन रोटेशनल लेवल्स जो होते हैं, कौन से लेवल्स भाई, उनको भी क्या करते हैं ये डिस्टर्ब करते हैं। समझे मेरी बात,
तो अगर क्लाउड्स आपस में बाउंस ऑफ करेंगे तो क्या ये जो एनर्जी गैप है ये 1000 फिक्स रहेगा कि उस डिस्टर्बेंस की वजह से कम ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है? बोलो भाई। तो मान लिया बाउंस ऑफ करने की वजह से, अरे भाई मान लिया इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स के आपस में टकराने की वजह से किसी पार्टिकल में जो भी गैप था ये 1000 ना हो, क्या और रखा मान लिया 1001। भाई आपको पता है क्लाउड से सभी लेवल्स क्या होते हैं? डिस्टर्ब। तो इनकी एनर्जी क्या होंगी? डिस्टर्ब होंगी भाई। तो इनमें गैप घट भी सकता है और इनमें गैप भाई बढ़ भी सकता है। मान लिया गैप कितना रखा है? 1001। कितना भाई? तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होएगा जिसमें क्लाउड्स के बाउंस ऑफ करने की वजह से एनर्जी गैप जो है इसके दो लेवल्स के बीच में वो 1001 हो रखा है, वो 1000 का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? अब समझ गए बात कि सिर्फ यही फोटोन एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो गए थे 1000 के? 1000 से ज़्यादा वाले और 1000 से कम वाले एब्जॉर्ब कैसे हो गए भाई? जब गैप मैंने 1000 बोल दिया, क्योंकि गैप तो 1000 है लेकिन वो गैप 1000 सभी मॉलिक्यूल्स में हर समय फिक्स नहीं रहता भाई। वो गैप हल्का फुल्का वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन्स। आपको ऐसे कैसे भाई? क्योंकि म्यूचुअल कोलिजन से क्लाउड्स क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं भाई। और क्लाउड्स टकराने से क्या होता है? बोलो भाई। सारे एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? डिस्टर्ब। अगर एनर्जी लेवल्स भाई डिस्टर्ब हो गए, क्या हो गए? डिस्टर्ब। तो क्या हो गए? तो थोड़ा बहुत गैप इनमें घट भी सकता है और भाई बढ़ भी सकता है। और अलग अलग कोलिजन से ये अलग अलग तरीके से घटेगा या बढ़ेगा, इजंट इट? इसलिए भाई हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का गैप क्या हो रखा हो 995, क्या हो रखा हो भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी? किसी गैप क्या रखा हो म्यूचुअल कोलिजन से 1005। तो जब फोटोन आएंगे भाई तो वो वाला मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली 1000 एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो क्या करेगा? 1005 एब्जॉर्ब करेगा। नहीं है आपको? क्या बोलते हैं इसको? कोलिजन ब्रॉडनिंग। और इस ब्रॉडनिंग को भाई रिमूव किया जा सकता है, बताओ कैसे? अरे बोलो भाई। इस ब्रॉडनिंग को हम कैसे रिमूव कर सकते? काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कैसे? आप इसको सॉलिड फेज में ले लें। कैसे? बोलो भाई। किसमें? सॉलिड फेज में। क्योंकि भैया आपको पता है लिक्विड फेज में और गैस फेज में क्या होता है? टक्कर होती है भाई, इजंट इट? सॉलिड फेज में पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। बात आपको पहले पड़ी? तो इस ब्रॉडनिंग को रिमूव किया जा सकता है सॉलिड स्टेट स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करके, इजंट इट? और बताओ क्या हमारे पास? अब बात आपको पहले पड़ गई भाई। यानी जब आप इस सैंपल, अरे भाई म्यूचुअल टक्कर से कईयों के तो एनर्जी लेवल्स क्या हैं? 1000 ही हैं। कईयों के टक्कर से क्या रखे भाई? 999। किसे क्या रखा? 1001। तो जब उनके ऊपर कौन टकराएगा? फोटोन। तो जिसका गैप सेम रह गया वो तो 1000 एब्जॉर्ब कर गया। जिसका गैप कोलिजन से 999 है वो 999 एब्जॉर्ब करेगा। जिसका गैप कोलिजन से बढ़ रखा है वो 1001 एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से एक सिंगल वेव नंबर के फोटोन एब्जॉर्ब होकर एक रेंज ऑफ वेव नंबर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। नहीं आएगा आपको भाई? और इस वजह से लाइन क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ब्रॉड। नहीं आएगा आपको? समझ गए ना बात? ओके। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? डॉपलर ब्रॉडनिंग। क्या भाई? डॉपलर ब्रॉडनिंग। ठीक है। तो डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होती है? अब देखो मैं आपको बताऊं भाई, ये सारी ब्रॉडनिंग एक साथ होती है, ये नहीं होएगा कि भाई? लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर ब्रॉडनिंग पढ़ेंगे तो हम उस वक्त बाकी ब्रॉडनिंग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट। जब मैंने क्या पढ़ी है? कोलिजन ब्रॉडनिंग, तो मैंने क्या माना है कि डॉपलर ब्रॉडनिंग या हाइजेनबर्ग या नेचुरल ब्रॉडनिंग नहीं हुई। और अब मैं क्या पढ़ूंगा बताओ? अब हम क्या पढ़ेंगे? डॉपलर ब्रॉडनिंग हुई। तो आपने क्या मानना है कि कोलिजन ब्रॉडनिंग और हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग को आपने क्या करना है? नेग्लेक्ट। तो बताओ डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होती है? इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा डॉपलर इफेक्ट। आपने क्या पढ़ना पड़ेगा? डॉपलर इफेक्ट। पहले आप बताओ, मान लिया हमारे पास जो सिस्टम है उसमें पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स का एनर्जी गैप क्या है? हर पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट और फास्ट एक्साइटेड स्टेट का गैप कितना है? 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आइडियली इसको सिर्फ कौन से फोटोन एब्जॉर्ब करने चाहिए? 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के, इजंट इट? लेकिन ये भाई 1000 से ज़्यादा वाले भी और 1000 से कम वाले भी एब्जॉर्ब कर सकता है। आपको कैसे कैसे? इसके लिए आप पढ़ो भाई डॉपलर इफेक्ट। आप बताओ क्या ये मटेरियल हमारे पास गैस फेज में है? मान लिया ये मटेरियल हमारे पास किस में भाई? गैस फेज में। सारे पार्टिकल्स भाई गैस फेज में है।
तब बताओ क्या होगा। तो गैस फेज में क्या इनके अंदर मूवमेंट होती है? क्या गैस फेज में इनके अंदर मूवमेंट होगी क्या भाई? तो मूवमेंट से उससे क्या होता है भाई? मूवमेंट से होता है, एक होता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जब अरे भाई कोई वेव सोर्स है, मान लिया एक क्या है वेव सोर्स, और हम क्या मान लिया ऑब्जर्वर, वह और ये भी दोनों में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी और ट्रांसवर्स वेव्स में भी। ध्यान रखियो, डॉपलर इफेक्ट दोनों तरह की वेव्स में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी और ट्रांसवर्स वेव्स में भी होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, apparent frequency will be different than actual frequency if source and observer are approaching each other। अगर source और observer क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को approach कर रहे हैं, apparent frequency will be higher than actual frequency, and if source and observer are moving away from each other, apparent frequency will be less than actual frequency। तो भाई डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि जब कोई वेव सोर्स और कोई ऑब्जर्वर एक दूसरे के नजदीक आए या एक दूसरे से दूर जाएं, तो जो वेव सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, बोलो भाई, हमको उससे फ्रीक्वेंसी अलग नजर आएगी, अलग अपीयर होएगी। समझे बात? अगर मान लिया तो क्या रखा है, बोलो भाई, पूछा ठीक है, तो बताओ भाई, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बताओ क्या, बताओ भाई, डिफरेंट आएगी। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर क्या हो रहे हैं? नजदीक आए ना, तो आप ध्यान रखो भाई, आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा अपीयर होती है। और अगर भाई सोर्स और ऑब्जर्वर दूर जाए तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम। ध्यान रखो भाई, नजदीक आए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक्चुअल से ज्यादा। अब ये दूर जाए तो भाई, इसीलिए आप देखो भाई, जब मान लिया आप कहीं, मान लिया आप भाई रोड पे खड़े हो, रोड के बीच में नहीं, रोड के साइड में, ठीक है बात, तो जब आपकी तरफ कोई गाड़ी आती है ना, तो उसकी जो साउंड, एक गाड़ी खड़ी है बिल्कुल, एक आपसे एक पर्टिकुलर दूरी पे एक गाड़ी खड़ी है, हालांकि यहाँ पर बात है साउंड वेव्स की, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको भाई, साउंड वेव्स जो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ऐसे ही बिहेव करती हैं। ठीक है, तो आप बताओ भाई, तो मान लिया आप रोड के किनारे खड़े हो और आपसे 100 मीटर दूरी गाड़ी खड़ी है, ठीक है बात, तो और वो गाड़ी ऑन है, नहीं समझे बात भाई? अरे बोलो भाई, ये मान ली ट्रैक्टर भाई, कोई गाड़ी की आवाज़ तो आएगी नहीं, ट्रैक्टर भाई आइसर, कौन सा भाई? आइसर, ठीक है बात, तो क्या है भाई, तो उसकी आवाज़ सुनेगी ना आपको, उसकी आवाज़ आपको जैसी होती वैसी ही सुनाई देती है, इजंट इट? लेकिन जब वो ट्रैक्टर आपकी तरफ आने लग जाएगा भाई, तो उसकी आवाज़ क्या होती, थोड़ी सी उसकी पिच हाई नहीं हो जाएगी भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी भाई, और दूर जाएगा तो फिर उसकी आवाज़ आपको थोड़ी अलग सुनाई देती है। गाड़ी हो तो क्या होता है, ऐसा नहीं तो भाई, जब हमारी तरफ आएगा तो क्या होगा भाई, मतलब आ गया आपको भाई, लेकिन दूर जाएगा तो क्या होगा, नहीं है आपको भाई, तो क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ, तो यानी कि जब वो गाड़ी हमारी तरफ आती है या ट्रैक्टर हमारी तरफ आता है, तो हमको उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अपीयर होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी, और दूर जाएगा तो कम अपीयर होती है, इजंट इट? सेम बात कहाँ लग, तो और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। मान लिया, अरे चलो इसको आपको भी नहीं है, मैं आपको इसको पार्टिकल नेचर आपको बताऊँ भाई, ये तो क्या थी नेचर, मैं आपको इसको नहीं है पार्टिकल नेचर से प्रूव करने की ट्राई करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी कैसे कम या ज़्यादा। आप लाइट का क्या मान लो, पार्टिकल नेचर, लाइट का क्या मान लो, तो मान लो यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पर क्या भाई, एक दीवार, और ये भी एक दीवार है, ये मान लो यहाँ पर एक गन लगी हुई है जो लड्डू फायर करती है, क्या भाई, यहाँ पर एक गन इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जो क्या फायर करती है, लड्डू, ठीक है, और ये 1 मिनट में 20 लड्डू फायर करती है, क्या भाई, 20 लड्डू पर सेकंड। भाई ये जो गन है ये 20 लड्डू पर सेकंड फायर करती है, ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई, तो जब ये गन
20 लड्डू पर सेकंड फायर करेगी। और ये मानो भाई यहां पर कौन है, छोटा भीम, कौन है भाई, वो छोटा भीम यहां पर है। अरे बोलो भाई, आप मुझे तो पता नहीं है तो क्या भाई, ये एक दीवार है और यहाँ पर एक दरवाज़ा भाई, ठीक है ना, ये क्या भाई, दरवाज़ा। ओके, तो आप मुझे बताओ भाई, तो यहाँ से 20 लड्डू पर सेकंड क्या हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं। लेकिन क्या ये भाई, क्या यहाँ से गन ऑन करते ही लड्डू यहाँ पहुँचेंगे क्या, नहीं, पहले क्या होगा, बीच का एरिया भरेगा ना भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मानो भाई देखो, जब कोई पानी की पाइप होती, प्लास्टिक की पाइप पानी की, उसमें ये नहीं होता कि मोटर ऑन करते ही दूसरे सिरे पानी निकल जाएगा। पहले वो पानी भाई, पहले पाइप भरती होगी, है ना। जैसे भाई जो कि भाई मैं किसान परिवार से हूँ, तो जब हम भाई खेत में पानी देने जाया करते और हमारा भाई मान लीजिए नहर का पानी है, तो क्या होता है, ऐसा नहीं कि भाई आपने वहाँ पर आपने जो उसको बोलते हैं नाका, बोलते हैं पानी का नाका, आपने नाका खोल दिया भाई और खेत में पानी आ गया ना, पहले क्या भरती भाई, जो नाली, पहले वो नाली भरेगी पानी की भाई, उसको धरना बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्या हो, तो यहाँ पर ये लड्डू गन ऑन करते यहाँ पर लड्डू भाई नहीं पहुँचेंगे, मैं तो क्या होगा, लड्डू गन ऑन करते भाई ये लड्डू पहले क्या होंगे, इस रीजन को भर देंगे, इजंट इट। जब ये रीजन पूर्ति क्या होगा, भर जाएगा, तब और मानो जब जो पहला लड्डू था, ये मानो जब ये इस दरवाजे से पार निकल गया, जब पहला लड्डू भाई यहाँ से क्या हो गया, अरे भाई पहला लड्डू, बल्कि आप इसको देखो, मान लिया लड्डू गन हमने भाई यहाँ इंस्टॉल कर रखी है, बात आपको पहले पड़ेगी, और ये है दूसरा दरवाजा। तो बताओ भाई क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब बताओ क्या हुई, अरे भाई इसका हुई पार निकल गया, तो ओके ठीक है। अब भाई तो कुछ समय बाद, हालांकि बहुत कम समय होगा, लेकिन भाई उस बहुत थोड़े समय के बाद जब क्या हो जाए, जब पहला लड्डू यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये इससे बाहर निकल जाएगा भाई, तो क्या इस रीजन में लड्डू कम हो जाएंगे क्या, नहीं, 10 ही रहेंगे। क्यों भाई, भाई एक पार निकल तो एक यहाँ से और आ गया, नहीं है क्या आपको, तो याद रखियो इस रीजन में से एक लड्डू लगातार कम होता रहेगा, लेकिन कम होएगा नहीं, क्यों, उसको एक और यहाँ से फायर हो जाएगा। तो जब तो क्या भाई, तो ध्यान रखो, जब उस पानी की पाइप से पानी बाहर निकलने लगता है, तो उसमें पानी कम नहीं होता, उसमें पानी तो नहीं रहता, क्यों, उसमें से पानी बाहर निकलता है, तो पानी उसमें आता भी तो रहता है, तो एक क्या सेट हो जाती है, इक्विलिब्रियम, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जब ये पहला लड्डू यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो एक और यहाँ पर आ जाएगा भाई। तो आप ये बताओ, क्या अगर मैं किसी भी टाइम पे, तो यहाँ से एक भाई एक स्ट्रीम बनी है, तो क्या इस रीजन के अंदर भाई लड्डुओं की एक स्ट्रीम नहीं बन जाएगी क्या, एक, अरे भाई एक बीम से नहीं बन जाएगी, इसमें क्या है, बहुत सारे लड्डू, और मैं कभी भी अगर मान लिया फ्रीज कर दें, जैसे ना, तो भाई अरे भाई जैसे एक मूवी था ना, वो डरना मना है, उसमें वो स्टॉप, हर चीज़ क्या होती है, रुक जाती है, इजंट इट। या फिर कम करो भाई, अगर आप किसी भी समय पे इस पूरे रीजन का आप क्या लो, फोटो लो, और आप उसमें लड्डू काउंट करो, हमेशा आपको यहाँ पर भाई कितने लड्डू मिलेंगे, यहाँ पर 10, क्यों भाई, तो समझ गए बात भाई। तो मैं आपसे पूछूं भाई, अब छोटा भी मान लिया यहाँ खड़ा हो जाए भाई, अब इस दरवाजे में कौन खड़ा है ना, एग्जाम्पल ये रहेगा, बोलो भाई, मान लिया इस दरवाजे में कौन खड़ा है, छोटा भीम, और छोटा भीम भैया मानो ये इस साइड मूव कर रहा है, ओके, तो वो तो क्या होगा, तो अगर वो यहाँ पर, तो भाई अगर इस दरवाजे में छोटा भीम खड़ा हो जाए भाई, तो क्या होगा, सारे लड्डू कहाँ पर आएंगे, उसके मुंह में आएंगे ना भाई। तो बताओ भाई, छोटा लड्डू छोटा भीम भाई पर सेकंड ये गन कितने लड्डू फायर कर रही है, 20 लड्डू भाई पर सेकंड। अरे भाई 10 लड्डू तो इस रीजन में है, गन क्या फायर कर रही है, 20 लड्डू पर सेकंड। तो भाई छोटा भीम कितने लड्डू पर सेकंड खाएगा, 20 भाई। अगर वो यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर लड्डू गन की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, बोलो भाई। और छोटा भीम भाई लड्डू भी कितने खाएगा पर सेकंड, 20। और भी बताओ, समझ में आया, ठीक है बात, अरे बोलो भाई, नहीं आएगा आपको समझ में, ओके। अरे भाई तो आप ये बताओ, तो ये क्या बोलेगा कि लड्डू गन की फ्रीक्वेंसी भी क्या है,
20। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है इस गन की? 20। और इसको अपीयर भी क्या हो रही है? क्यों भाई ये 20 लड्डू पर सेकंड खा रहा है। आसान है कि मुश्किल भाई? अब ये दूरी आप क्या मान लो? 5 मीटर क्या मान लो भाई? ये मानो भाई छोटा भीम और लड्डू गन, इनमें कितना गैप है? 5 मीटर। तो 5 मीटर में कितने लड्डू हैं? 10। तो 1 मीटर में भाई बताओ कितने लड्डू हैं? 2 भाई, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ भाई, अगर भाई मैं कोई यहाँ पर मैं कोई लड्डू नहीं मंगवा रहा यहाँ पर, कोई सोचे भाई, ठीक है ओके। तो आप ये बताओ भाई, अब छोटा भीम भाई साइड चले 1 मीटर पर सेकंड से, क्या भाई अगर छोटा भीम भाई 1 मीटर पर सेकंड से इस साइड चलने लग जाए तो बताओ क्या होगा भाई? क्या उसको अगर वो यहाँ पर खड़ा रहता भाई तो भी तो क्या करता? 10 लड्डू पर सेकंड तो वो 20 लड्डू पर सेकंड तो भी खाता। लेकिन अगर वो 1 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा तो भाई क्या 2 लड्डू जो इस रीजन में है ये इनको भी तो खा जाएगा? क्योंकि 5 मीटर में क्या है 10 लड्डू, तो 1 मीटर में क्या है? 5 मीटर में है 10 लड्डू भाई, तो 1 में क्या है? 2 लड्डू भाई। तो जिस सेकंड में यहाँ पर ये खड़ा रहता, अगर ये यहाँ पर खड़ा रहता भाई तो भी तो क्या होता? 20 लड्डू पर सेकंड तो उसके पास आते ही रहते भाई, उनको तो खाता। लेकिन अगर उसी सेकंड में ये आगे भी चल पड़े 1 मीटर पर सेकंड से टोवर्ड चले, तो भाई अगर ये उस सेकंड में यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इसके और इसके बीच में कितने लड्डू रह जाएंगे? नए फोटो में 8। 2 लड्डू कहाँ गए? खा गया भाई। यानी भाई 20 तो ये खा ही गया, 20 तो ये खा ही गया, 2 लड्डू जो कहाँ पर थे ये थे, इनको भी तो खा गया, इजंट इट? यानी अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से टूट जाएगा तो इसको फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 22 लड्डू पर सेकंड। तो इसको नहीं बेटा आपको शीतल, तो इसको फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 22 लड्डू पर सेकंड। नहीं आपको आ गया? अच्छा तो और अगर मान ले भाई ये जो छोटा भीम है ये 1 मीटर पर सेकंड से अवे जाता, क्या होता भाई? अवे मूव करता, तो ये अपने और लड्डू गन के बीच में 2 मीटर की दूरी क्या कर रहा है भाई? खाली कर रहा है ना। अगर छोटा भीम भाई यहाँ से यहाँ पर आ जाए तब 2 लड्डू इसको भी छोड़ने पड़ेंगे, तो इसके और उस दीवार के बीच में दूरी क्या हो जाएगी? 6 मीटर। तो भाई इसमें क्या हो जाएंगे? 12 लड्डू। बोलो भाई, तो इसका मतलब क्या है? तो भाई ये 2 लड्डू भाई, तो जिस सेकंड में यहाँ से यहाँ पर आएगा उस सेकंड में 2 लड्डू यहाँ पर तो आने पड़ेंगे। ये 2 लड्डू किसके हिस्से के हैं? इसी के भाई, क्योंकि अगर यहाँ पर ही खड़ा रहता तो ये 20 लड्डू पर सेकंड खाता भाई। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से भी आएगा तो इसको 2 लड्डू छोड़ने पड़ेंगे ताकि वो इसके और उस दीवार के बीच में और आ जाए। नहीं है क्या आपको? तो इसे क्या फ्रीक्वेंसी पे रोएगी? 18। समझे बात? यानी अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स मूव करता है, अगर इसमें और सोर्स के बीच में दूरी क्या रहती है? फिक्स, ये मूव नहीं करते, तो 20 लड्डू पर सेकंड एमिट होंगे, ये 20 लड्डू पर सेकंड खाएगा। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? बराबर। लेकिन अगर ये क्या हो बताओ भाई, ये 1 मीटर पर सेकंड से टूट जाए तो भाई ये अपने इस रीजन में जो क्या है 2 लड्डू हमेशा रहते हैं, उनको नहीं खा जाएगा क्या? तो इसको फ्रीक्वेंसी पर होगी बताओ क्या? 22 लड्डू पर सेकंड, इजंट इट? लेकिन अगर तो बताओ क्या हो जाएगी? अगर बताओ क्या हो जाएगी भाई? अवे मूव करे 1 मीटर पर सेकंड तो क्या हुआ? 18 लड्डू भाई पर सेकंड। ठीक है बताओ, अब अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स जाए तो एक बात तो प्रूव होगी कि भाई अगर ये टुवर्ड्स जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा फिर होती है, 22 खाता है, और अवे आता है तो घटती है। अब देखो भाई स्पीड पे क्या असर पड़ेगा? अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से टूट जाए तो 22, और अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से टूट जाए तो भाई तो बताओ क्या होगा? 24 पर जी से आगे, इजंट इट? अगर भाई 2 मीटर पर सेकंड से क्या होगा टुवर्ड्स जाए तब बताओ क्या होगा? क्योंकि भाई उसी मिनट में क्या होगा, या कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा भाई? यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाएगा ये, तो ये 4 लड्डू एक्स्ट्रा खा जाएगा भाई, तो बीच में क्या बचे? सिर्फ 6 लड्डू, इजंट इट? तो बताओ क्या है हमारे पास? तो यानी कि 1 मीटर पर सेकंड से टूट जाए तो 22 लड्डू, और 2 मीटर से पर सेकंड जाए तो
और 3 से जाए तो भाई 26, isn't it? सिमिलरली भाई अगर 1 मीटर से भी आए तो 18, फिर भाई क्या 16 लड्डू पर सेकंड, 14 लड्डू पर सेकंड, 12 लड्डू पर सेकंड। नहीं समझी बात? तो जितनी ज्यादा रफ्तार से उस साइड जाएगा भाई, पहली बात तो हमने बात देखी, जितनी ज्यादा रफ्तार टुवर्ड्स जाएगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा अपीयर, 20 से ज्यादा भाई 22, 24, isn't it? और अवे आए तो फ्रीक्वेंसी कम, बोलो भाई 18, 16, isn't it? तो बताओ भाई आपने देखे, यानी कि टुवर्ड्स जाएगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अवे आएगा तो याद रखो। इसलिए क्या होता है डॉपलर इफेक्ट, क्या होता है अगर सोर्स और ऑब्जर्वर, हालांकि मैंने आपको ये पार्टिकल वर्जन बताया क्या, लेकिन वेव वर्जन भी ऐसे एक्ट करता है, बिल्कुल नहीं है आपको। तो अगर सोर्स और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जाए, भाई छोटा भी यहीं पर है या फिर लड्डूगन कहाँ पर आ जाए इस साइड, तभी बात वही रहेगी। तो सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोच करें तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अपीयर होती है, अवे जाए तो फ्रीक्वेंसी कम अपीयर होती है। और भाई जितनी ज़्यादा रफ्तार से अप्रोच करेंगे उतना ही ज़्यादा ये कमी होएगी या बढ़ोतरी होएगी। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, तो आपको होगा इसका भाई सिग्नल की ब्रॉडनिंग से क्या ताल्लुक है, इसका सिग्नल की ब्रॉडनिंग से क्या कोरिलेशन है। भाई कोरिलेशन ये है, मान लो यहां पर ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये क्या बहुत सारे भाई पार्टिकल्स, और एक बात मानो भाई, ये मानो कोलिजन ब्रॉडनिंग है ही नहीं। आप क्या मान लो भाई कि कोलिजन ब्रॉडनिंग नहीं है, ठीक है बात। और यहां बताओ क्या है सोर्स, और इन सब ही के एनर्जी गैप कितने हैं। अरे भाई सब हर एक पार्टिकल का गैप कितना है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मान लो भाई आप, हर एक पार्टिकल का एनर्जी गैप क्या है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। नहीं है क्या आपको ये सोनिया, बताओगे आपको ये? तो ये मानो हर एक पार्टिकल का एनर्जी गैप क्या है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर क्या लाइट सोर्स, यहाँ पर क्या भाई लाइट सोर्स, तो आप ये कहो आप सिर्फ 1000 के, तो जब आप यहाँ पर ही मानो भाई अब इनमें कोलिजन, लेकिन ये इनमें मूवमेंट तो होगी, ये गैस फेज है, तो यहाँ पर क्या मूवमेंट नहीं होगी भाई, मूवमेंट होगी। तो और यहाँ पर जो ये सोर्स है ये मान लिया कौन सा है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स ही एमिट करता है। मान लिया किसी ने आपको बता दिया कि यहाँ पर गैप कितना होता है, किसी ने आपको ये बोल दिया कि हर एक पार्टिकल का एनर्जी गैप कितना है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, तब हो गए फिर तो अच्छी बात है, हम तो 1000 का ही फोटोन मारेंगे तो उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा ना। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर क्या स्टैटिक, अगर कोई पार्टिकल क्या भाई बोलो भाई स्थिर है, मूव नहीं कर रहा, या मूव कर रहा तो ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, इस साइड मूव नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि सोर्स में और ऑब्जर्वर में तो क्या है। अब हालांकि ऊपर नीचे मूव करने से क्या होगा भाई, थोड़ी दूरी क्या होगी चेंज होगी। बस बात यह है कि अगर पार्टिकल यहाँ पर मूव नहीं कर रहा ओके, या उसकी मूवमेंट क्या है जीरो, अरे मतलब नेट मूवमेंट नहीं है टुवर्ड्स कोई नेट मूवमेंट ना है सोर्स की, तब बताओ क्या हमारे पास। तो उसका तो गैप 1000 है, वो कौन से फोटोन एब्जॉर्ब करेगा 1000 के, तो पी कहाँ पर आएगी अंजलि आप बताओ, कहाँ पी आएगी 1000 पे एब्जॉर्प्शन आएगा ना। लेकिन अगर कोई पार्टिकल मान लिया इस साइड मूव कर रहा है और आप उसके ऊपर कौन सा एनर्जी मार रहे हो फोटोन 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का, तो क्या इसको भाई क्या ये तो क्या सोर्स और ये क्या अब हमारी जगह है। अरे भाई इस छोटा बीम की जगह कौन है, यहाँ पर एक पार्टिकल है तो टुवर्ड्स मूव नहीं कर रहा क्या, तो इसको फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा अपीयर नहीं होगी। अरे बोलो भाई क्या इस पार्टिकल को ज्यादा फ्रीक्वेंसी अपीयर नहीं हुई क्या, और अगर इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई इसको 1000 की एनर्जी क्या लगेगी 1000 से ज्यादा क्या लगेगी इसको भाई। अब इसका गैप कितना है 1000, तो मिसमैच नहीं होगा भाई, इस पार्टिकल का गैप कितना है 1000, हमने फोटोन कौन सा हमारा 1000, लेकिन क्योंकि ये टुवर्ड्स मूव कर रहा था तो इसको ये 1000 से ज्यादा लगेगा भाई, इसको लगेगा उसके इसे क्या लगेगा ये 1005 का आया है, 1005 का फोटोन आ रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब ये नहीं करेगा। नहीं है आपको? दूसरी तरफ अगर कोई मान लिया अवे मूव कर रहा है, ये मान लिया ये पार्टिकल क्या कर रहा है ये अवे मूव कर रहा है, तो इस पर हम क्या फोटोन मारे 1000 का, तो इसका गैप भी कितना है 1000, फोटोन भी कौन सा मार रहे हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्यों भाई क्योंकि अवे मूव कर रहा है, ये क्या बोलेगा
कि मेरा गैप तो क्या है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन फोटोन कौन सा रहा है 995, वो कम वाला नहीं है गैप को। तो जो स्टैटिक है वो तो क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे 1000 वाले, बाकी तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे भाई। तो ऐसे केस में आपने क्या करना पड़ेगा भाई, तो जब आप इसके ऊपर रेंज को स्वीप करोगे, मान लिया आपने इसके ऊपर 995 वाला आपने क्या करा फोटोन मारा, आपने इसके ऊपर कौन सा फोटोन मारा भाई 900, जब आप फ्रीक्वेंसी स्वीप करोगे तो मान लिया कोई बहुत स्पीड से क्या कर रहा है इसकी तरफ मूव कर रहा है, उसे क्या लगेगा 1000 का आ गया। अरे भैया अगर कोई स्पीड से मूव कर रहा है तो जब आप इसके ऊपर 995 का स्वीप करोगे तो उसे क्या लगेगा, उसको 995 बढ़ के क्या लगेगा 1000 का, तो वो एब्जॉर्ब कर देगा उसको भाई। लेकिन हमने तो कौन सी एडिशन डाली थी 995, वो तो उसे क्या लगी है, बोलो भाई नहीं आपको आया क्या। तो भाई हम रिकॉर्ड क्या करेंगे इंस्ट्रूमेंट पे कि 995 की एडिशन एब्जॉर्ब हो रही है, वास्तव में किसने एब्जॉर्ब किया है, जैसा गैप क्या है 1000, लेकिन वो टुवर्ड्स मूव कर रहा था तो उसको 900 उसके लिए 995 क्या बन गया 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, इजंट इट। तो भाई अब बताओ कोई थोड़ा कम स्पीड से मूव कर रहा है उसको 994 क्या लगेगा 1000, तो 994 क्या होगा एब्जॉर्ब होगा 993 992, और कोई बहुत थोड़ी स्पीड से क्या कर रहा है टुवर्ड्स मूव कर रहा है बहुत थोड़ी स्पीड से, तो बोलो भाई अगर कोई बहुत थोड़ी स्पीड से टुवर्ड्स मूव कर रहा है उसे क्या लगेगा बताओ, उसको 999 क्या लगेगा उसको 1000 का आ गया। नहीं आएगा आपको, ध्यान रखियो जितना स्पीड से मूव करेगा वो उतना ही उसको उतना ही कम फोटोन चाहिएगा भाई। जो जितना स्पीड से मूव करेगा इस साइड उसको उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए, क्योंकि उसको बढ़ा के क्या कर लेगा वो 1000। नहीं है क्या आपको। सिमिलरली भाई अगर कोई थोड़ा बहुत आगे मूव कर रहा है तो उसको 1000 क्या लगेगा 1000, कोई ज़्यादा रफ्तार से भी मूव कर रहा है उसे 1000 तो क्या लगेगा, कोई और रफ्तार से मूव कर रहा है 1003 क्या लगेगा, और कोई बहुत रफ्तार से मूव कर रहा है तो अबे भाई उसको 1005 क्या लगेगा 1000। तो भाई हमारे पास रेंज क्या है, तो हम तो क्या रिकॉर्ड करेंगे 995 से लेके 1005। नहीं आया ना आपको, समझ गए बात भाई। तो एक तो क्या थी हमारे पास कोलिजन ब्रॉडनिंग, एक हमारे पास क्या आएगी डॉपलर ब्रॉडनिंग। समझे बात भाई। डॉपलर ब्रॉडनिंग को कम कैसे करते हैं, इसको कम करने का तरीका होता है कि आप टेम्परेचर आप क्या कर दें कम कर दें, सॉलिड फेज यूज करें। क्या बोलो भाई, क्योंकि जितना गैस फेज में डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होता है सबसे ज्यादा, बोलो भाई जैसे जैसे हम क्या करेंगे टेम्परेचर रेज करेंगे तो डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि भाई पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होती है बढ़ती है। नहीं आएगा आपको, जितने फास्ट होंगे उतना ही पार्टिकल्स को जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उनकी रेंज ज़्यादा डेविएट कर जाएगी। आगे ना कोई। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है नेचुरल ब्रॉडनिंग। मैं आपको बताऊं भाई इसको हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग भी बोल देते हैं, ठीक है बात। तो आपने देखा भाई कि सिग्नल जो होता है कोई स्पेक्ट्रल जो पीक होती है वो भाई एक आइडियल शार्प लाइन की बजाय एक हमारे पास भाई क्या बोलते हैं ब्रॉड लाइन, एक हमारे पास ब्रॉड बैंड आता है ना भाई एक तरह से, इजंट इट। उसकी भाई कोई ना कोई विड्थ होती है। तो इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, एक तो आपने क्या पढ़ लिया कोलिजन ब्रॉडनिंग, एक आपने क्या पढ़ लिया भाई डॉपलर ब्रॉडनिंग। अब अगर मैं ये कहूं कि हम किसी तरीके से कोलिजन ब्रॉडनिंग एज वेल एज डॉपलर ब्रॉडनिंग उनको या तो पूरी तरीके से रिमूव कर दें या ऑलमोस्ट क्या कर दें नेग्लिजिबल। और आपको पता भाई टेम्परेचर कम करके और सॉलिड फेज में लेके आने पर ये चीजें ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी खत्म। पता होगा ना आपको भाई, ऑलमोस्ट उनको भाई एक तरह से नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो आप मानोगे क्या भाई फिर तो क्या बहुत कम टेम्परेचर पर और सॉलिड फेज लेने पर क्या भाई जो स्पेक्ट्रल पीक आएगी 2 लेवल सिस्टम से क्या वो एक सिंगल शार्प स्पेक आएगी, नहीं। तब भी वो क्या आएगी बताओ भाई, एक लाइन ही आएगी, सॉरी एक ब्रॉड क्या आएगी एक पीक आएगी जिसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है विड्थ। आपको होगी अब क्या होगा भाई, अब इसके अंदर कौन सी भाई ब्रॉडनिंग रहेगी, तो एक होती है नेचुरल ब्रॉडनिंग। तो मैं आपको बताऊं
डॉपलर ब्रॉडनिंग और कौन सी भाई, कोलिजन ब्रॉडनिंग, उनको तो रिमूव कर भी सकते हो, लेकिन भाई कोई भी नेचुरल ब्रॉडनिंग को रिमूव नहीं कर सकता। ये भाई सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होती है। क्या, इसको भाई आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं, ये क्या है सिस्टम की एक तरह से इंट्रिंसिक क्या है, कैरेक्टर। ओके, और इसकी वजह क्या होती है। अब आप ये बताओ भाई, जब हमने आपको पढ़ाया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन क्वांटम मैकेनिक्स, है ना भाई, हमने भाई आपको सबसे पहले कौन सी स्ट्रीम पढ़ाई थी, फिजिकल केमिस्ट्री, और वहां पर भाई क्या था हमारे पास, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दो वेरिएंट थे, एक तो कौन सा था, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, और एक कौन सा, पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, इजंट इट। तो भाई आपने यहां पर उसके लिए क्या रिकॉल करना है, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। आप ये बताओ भाई, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, बताओ क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, इजंट इट। अप्रोक्सीमेटली भाई किसके बराबर हो गया, एच अपॉन 2 पाई के, जहां पर एच तो क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो भाई जैसे हमारे पास क्या होता, हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स होता है, वो क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई के आसपास। अरे होता तो भाई क्या बड़ा बराबर है, होता तो क्या ये बड़ा है, तो सिमिलर बात यहाँ भी होती है, लेकिन हम इसको फिलहाल भाई, अरे भाई इक्वल्स टू तो होता है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज कर रहा हूँ, इक्वल्स टू वाला, एच अपॉन 4 पाई, पता होगा ना आपको भाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, ये क्या थी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये क्या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो सिमिलरली ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम। और अनसर्टेनिटी इन टाइम क्या होता है, एक तरह से लाइफ टाइम, क्या होता है इसका, लाइफ टाइम भाई। अनसर्टेनिटी इन टाइम का मतलब क्या है, इसके अगर मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं, इसका मतलब क्या है, अगर टाइम में बहुत ज्यादा क्या होगी, अनसर्टेनिटी, तो एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा। अरे भाई अगर टाइम बहुत ज्यादा क्या होगा, अनसर्टेन, इसका मतलब क्या है, अगर किसी स्टेट का लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होगा, डेल्टा टी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, किसी स्टेट का ज्यादा लाइफ टाइम। और अगर उसका लाइफ टाइम ज्यादा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई। अरे भाई कोई पार्टिकल किसी स्टेट में जितने ज्यादा समय तक रहेगा, नहीं समझे बात भाई, उतना ही हम एक तरह से हम आपको उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग कम मालूम है, वो उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इजंट इट। तो आप लाइफ टाइम को यहाँ पर किससे कोरिलेट कर सकते हो, अनसर्टेनिटी इन टाइम से। तो अगर किसी स्टेट का लाइफ टाइम क्या हुआ, ज्यादा, तो उसकी अनसर्टेनिटी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम। और अगर किसी का लाइफ टाइम क्या हुआ, बहुत कम हुआ, तो उसकी अनसर्टेनिटी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो जैसे भैया आपके पास पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी होती है, वैसे ही आपके पास क्या होती है, मतलब एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने भी कर रखा है ना, मैंने एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी भाई इसको ड्राइव किया था ड्यूरिंग क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो फिलहाल हम इसको दोबारा ड्राइव नहीं करेंगे, हम इस रिजल्ट को जस्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बात। तो यहां से आप ये बताओ भाई, तो अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा ई, तो पहले मान लिया हमारे पास कोई 2 लेवल सिस्टम है, हमारे पास क्या कोई 2 लेवल सिस्टम, ये क्या है इसका ग्राउंड लेवल, और ये क्या इसका बताओ भाई एक्साइटेड लेवल। तो आप ये बताओ ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है, ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है, इनफाइनाइट भाई, क्योंकि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में कितना टाइम स्पेंड कर सकता है, इनफाइनाइट टाइम तक वहां पर भाई वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्या। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी क्या हो गया हमारे पास हुई। तो ग्राउंड स्टेट के लिए मुझे देखना है कि इसकी जो एनर्जी है ये यही होती है कि भाई फ्लक्चुएट करती है। मान लिया ईजी कितना है, मान लिया ईजी कितना बताओ भाई, 3000 कितना है, और ई एक्स क्या मान लो आप 4000। आप ये मान लो भाई कि ईजी कितना है 3000, ई एक्स कितना है 4000। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है 3000 और एक्साइटेड की एनर्जी क्या है 4000। तो एनर्जी गैप क्यों हमारे पास 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, पहले आप ये बताओ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फिक्स है कि फ्लक्चुएट करती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ, पता करो भाई। तो हम क्या करेंगे बताओ भाई, अरे बोलो भाई, आप यहां पर क्या पुट करो, अरे भाई आपने टी क्या पुट कर दिया, तो डेल्टा ई क्या होता है हमारे पास, डेल्टा ई क्या होता है एच अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा टी। अगर लाइफ टाइम क्या है, अब ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है इनफाइनाइट, तो आपने डेल्टा टी क्या पुट करना पड़ेगा इनफाइनाइट। एनीथिंग बाय इनफाइनाइट क्या होता है 0। इसका मतलब डेल्टा ई क्या है मेरे पास 0 है भाई। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल है इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। अगर इसकी ईजी कितनी है, ईजी 3000,
तो भाई ये कितना करता फ्लक्चुएट, 3000 प्लस माइनस 0, 3000 प्लस माइनस 0, 3000 प्लस माइनस 0, मतलब इसकी जो एनर्जी है, यानी ये लेवल क्या है, प्रिसाइजली डिफाइंड, ये लेवल क्या है, प्रिसाइजली डिफाइंड, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन अब अगर मान लिया, अच्छा अब इसको आप सेंटीमीटर इनवर्स ही, आप इसको यूनिट बोले वैसे ही, ये क्या है 3000 यूनिट, ये क्या है 4000 यूनिट। ओके, अरे बोलो भाई, अब मैं बात करता हूँ भाई सिंपल स्टीम में, जूल में, मान लिया आप इसको, अरे भाई हालांकि जूल में इतनी एनर्जी होती नहीं, लेकिन इसको इमेजिन कर लो आप, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि अगर मान लिया डेल्टा टी, बताओ क्या हो, अच्छा बताओ एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, इसका एक सिंपल फॉर्म क्या होगी, एच क्या होता है 6.626, बताओ ना, -34, और 2 पाई क्या होता है 3.14 का 2 टाइम्स क्या होगा 6.28, तो ये 6.6, ये 6.28, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा मेरे पास 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई कि डेल्टा टी, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी क्या होता है 10⁻⁻34। हम ये भी तो बोल सकते हैं भाई, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूँ, अगर मान लिया, अब हालांकि ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन अरे भाई इतना ज़्यादा कम लाइफ टाइम होगा नहीं, ठीक है बात, लेकिन मान लो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रूव करने के लिए, अब अगर मैं ये कहूँ कि इस स्टेट का जो लाइफ टाइम है, बोलो भाई, इस स्टेट का जो क्या है लाइफ टाइम, वो मैंने क्या मान लिया, तो बताओ मेरे पास क्या है ये, तो डेल्टा टी कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा ना भाई, तो 10⁻⁻34 बाई डेल्टा टी। अब मैं ये कहूँ कि इस स्टेट का लाइफ टाइम क्या है 10⁻⁻35 सेकेंड, क्या मान लो आप 10⁻⁻35 सेकेंड मान लो भाई, 10⁻⁻35 मान लो आप, ठीक है बात। तो बताओ क्या आएगा मेरे पास, तो डेल्टा ही क्या आएगा मेरे पास भाई, देखो मैं यहाँ पर यूनिट्स यहाँ पर लिख नहीं रहा कुछ भी, आप कहोगे किन लेवल में, क्योंकि भाई ये तो गैप किस में आ गया, जूल में आ गया, तो आप कहोगे 3000 जूल और 4000 जूल भाई किन क्वांटम लेवल्स में होता है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई होता नहीं, लेकिन क्योंकि हम आगे बात करेंगे फ्रीक्वेंसीज की टर्म में, यहाँ पर तुम इसको वैसे बात कर रहे हैं, इजंट इट। तो क्या आएगा हमारे पास, तो अगर मैं ये कहूँ भाई, तो डेल्टा मेरे पास क्या है, अगर ये मैंने क्या मान लिया 10⁻⁻35, तो क्या आएगा बताओ, तो 10⁻⁻35 वहाँ जाएगा ना, तो 10⁻⁻34 बाई 10⁻⁻35 कितना आ गया बताओ, 10 आ गया ना भाई, कितना आ गया 10। तो इसमें डेल्टा कितना आया, तो इस स्टेट में डेल्टा कितना है बताओ मेरे पास, 10 आ गया ना। अब 10 का मतलब क्या है कि ये लेवल 10 क्या करता है फ्लक्चुएट, हालांकि और एक्यूरेट इसका भी और भी अलग तरीका होता है बताने का, लेकिन मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ भाई, ठीक है। इसका मतलब ये लेवल क्या है 10 क्या करेगा फ्लक्चुएट, तो 10 फ्लक्चुएट कैसे करेगा ये, मैं इसमें बोल दूँ +-5, +-5, मतलब ये जो लेवल है ये 4000 पे फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि इस स्टेट का लाइफ टाइम क्या है 10⁻⁻35 है ना, तो 10⁻⁻34 बाई 10⁻⁻35 कितना है मेरे पास 10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट 5 क्या करती है, इसमें क्या है, इसकी एनर्जी बेशक क्या है, इसकी ई तो क्या है 4000, लेकिन डेल्टा क्या है इसकी 10, तो 4000 में आप 10 की अनसर्टेनिटी क्रिएट करी हो, हम क्या बोलेंगे कि क्या हो अगर ये लेवल क्या हो जाए भाई, आप 4000 में +-5 जोड़ दो तो क्या आ गया 10 का क्या आ गया फ्लक्चुएशन, 5 + 5 -, इसका मतलब क्या है कि ये लेवल एक्चुअल में 4000 पे डिफाइंड नहीं है, ये क्या करता है 3995 से लेके 4005 के बीच में क्या करता है ये फ्लक्चुएट, यानी कि ये लेवल 3095 से लेके 3995 से लेके 4005 के बीच में क्या करता है ये फ्लक्चुएट करता है, इजंट इट। अब आप ये बताओ, तो आपको इससे स्पेक्ट्रा पे क्या असर पड़ेगा, आप ये कहोगे भाई कि इससे भाई स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या असर पड़ेगा, भाई स्पेक्ट्रा के ऊपर असर ये पड़ेगा कि अगर ये लेवल जब फोटोन आए तो ये लेवल मान ले नीचे है, तो गैप ये 3000 और 4000 नहीं होगा, क्या होगा 3000 से लेकर 3995, तो कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब हुआ 995 का भाई, और सिमिलरली अगर यहीं पर है तो गैप क्या होगा 1000, और अगर ये 5 ऊपर जा रखा है तो 1005, और अगर ये मान लो 2 ऊपर जा रखा है तो, क्योंकि भैया +-5 के रेंज में फ्लक्चुएट कर सकता है, तो नीचे वाला लेवल तो क्या है फिक्स्ड, लेकिन ऊपर वाला लेवल 5 यूनिट क्या करता है अप डाउन कर सकता है,
इजंट इट? तो यहाँ से क्या बात प्रूव होगी कि कहाँ से कहाँ तक के फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, 995 से लेके 1000 नहीं 4005 कहाँ से भाई, 3000 से लेके 4000। तो ये लेवल क्या करता है, 4005 से लेके 3995 तक फ्लक्चुएट करता है और ये फिक्स है। तो गैप कैसे, अगर ऊपर वाला लेवल 3995 से लेके 4005 तक करता फ्लक्चुएट, तो गैप कैसे करेगा फ्लक्चुएट 995 से लेके 1005 के बीच में। तो रेंज भी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो हमारे पास भाई एब्जॉर्प्शन रेंज भी कहाँ से कहाँ तक आएगी, 995 टू 1005। कुछ बात आपको पहले पड़ी? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं भाई कि यहाँ तो ये भी क्या होगी ब्रॉडनिंग, ये भी क्या भाई एक ब्रॉडनिंग। लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर होंगे क्या बोलो भाई, लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई जो एग्जैक्ट नंबर है इतना कम लाइफ टाइम नहीं होएगा, समझे बात। तो कोई आपसे पूछ ले, तो आपसे कोई ये पूछ ले भाई कि बताओ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी क्या होएगी अगर किसी स्टेट का लाइफ टाइम क्या है 10 की पावर -35। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया क्या भाई, 10 की पावर -35 मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया भाई। मान लिया भाई, बताओ क्या है लाइफ टाइम, क्या है 0.1 सेकेंड। कितना है भाई अरे भाई मैंने इतना ज़्यादा क्यों बोला था, सॉरी इतना कम मैंने क्यों बोला था वो 10 की पावर -35, एक कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए, ताकि आपके पास अरे रीजनेबल से नंबर आ जाए, इजंट इट। तो वो अनसर्टेनिटी का जूल में आई थी अनसर्टेनिटी, तो हमारे पास वो अनसर्टेनिटी क्या ही है, जूल में ही थी ना भाई डेल्टा ई। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको पता है स्पेक्ट्रा जूल में नहीं होता, स्पेक्ट्रा किस में रिपोर्ट होता है, फ्रीक्वेंसी में, वेव नंबर में, वेव लेंथ में, इजंट इट। सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसको फ्रीक्वेंसी स्केल पे रिपोर्ट करो। कैसे? तो एक मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप ये बताओ भाई, मैं कहूँ ये किसी स्टेट का, तो बताओ तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी क्या होता है 10 की पावर -34। तो आप बताओ, तो आप इसे और भी किसी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? अच्छा यहाँ से एक तो बात है पता लगी, अगर डेल्टा ई बढ़ेगा, अगर लाइफ टाइम बढ़ेगा तो एनर्जी अनसर्टेनिटी घटेगी, और अगर लाइफ टाइम घटेगा तो एनर्जी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। ओके, अब आप मुझे बताओ कि आप इसको भाई फ्रीक्वेंसी स्केल में कन्वर्ट करो। किसमें भाई? फ्रीक्वेंसी स्केल में। बताओ क्या है हमारे पास, तो ई क्या होता है एच न्यू, तो डेल्टा ई क्या है मेरे पास एच डेल्टा न्यू। अरे भाई डेल्टा ई क्या है तो एनर्जी ही, ये क्या है एनर्जी अनसर्टेनिटी। तो ये हमारे पास क्या आएगी फ्रीक्वेंसी स्केल पे अनसर्टेनिटी डॉट डेल्टा टी 10 की पावर -34। तो बताओ मेरे पास अब डेल्टा न्यू क्या आ गया मेरे पास, तो डेल्टा न्यू क्या आ गया मेरे पास 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई एच डेल्टा टी, इजंट इट। तो भाई आपसे अगर कोई पूछे ना, तो मोस्टली केसेस में आपने ये वाला पोर्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि आप ये बताओ, मैं कहूँ ये तो क्या हमारे पास ग्राउंड स्टेट, ये हमारे पास क्या है एक्साइटेड स्टेट, और मैं ये कहूँ इसका लाइफ टाइम तो क्या है इनफाइनाइट। भाई इस स्टेट का बताओ लाइफ टाइम क्या हमारे पास इनफाइनाइट, लेकिन भाई इस स्टेट का बताओ हमारे पास लाइफ टाइम क्या, बताओ भाई बोलो भाई, इस स्टेट का हमारे पास लाइफ टाइम क्या है 0.1। कितना है 0.1। बताओ क्या है हमारे पास, तो आप मुझे बताओ भाई, आप मुझे इस स्टेट की अनसर्टेनिटी बताओ जूल में भी और हर्ट्ज में भी। क्या भाई ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम क्या इनफाइनाइट, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या है 0.1 सेकेंड। तो आप मुझे बताओ कि इस स्टेट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी जूल में है और कितनी अनसर्टेनिटी फ्रीक्वेंसी स्केल पे है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी स्केल पे अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी लाइन विड्थ, क्या होगी वो क्या होगी विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। क्योंकि हम एक्स एक्सिस कैसे लेंगे, हम एक्स एक्सिस कैसे लेंगे भाई, अरे बोलो भाई फ्रीक्वेंसी स्केल पे, ठीक है। बताओ कैसे आएगा हमारे पास, तो यहां पर भाई एच आप बताओ क्या पुट करो 6.626, इजंट इट, और डेल्टा टी आप क्या पुट करो 0.1। तो क्या है मेरे पास भाई, तो 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 6.626 सॉल्व करो, 10 की पावर -34 इंटू 0.1, तो ये 0.1 है, तो ये क्या हो 10 की पावर -35 हो जाएगा भाई, ये 0.1 है तो क्या हो जाएगा ये 10 की पावर -35। अब बताओ मेरे पास क्या है, तो 1 बटा बोलो भाई, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा
भैया आपने एच पुट कर दिया, आपने लाइफ टाइम पुट कर दिया, बताओ मेरे पास कितने जूल आया, ये कितने जूल हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है, सॉरी अरे भाई बताओ इसमें फ्रीक्वेंसी स्केल पे कितने हर्ट्ज की हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है, तो ऊपर 10 की पावर माइनस 34। भैया ये तो हमारे पास किसमें आएगी, अच्छा पहले बताओ जूल में क्या है मेरे पास, जूल में क्या है, पहले जूल वाला निकालो, जूल वाला कौन सा, ये वाला होगा ना, सिंपली भाग कर दो, कितना आ गया, अरे डेल्टा ई क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 34 बाई डेल्टा टी, कितना है 0.1, 10 की पावर माइनस 35 क्या आ गया, अरे 0.1 है नहीं ये, 10 की पावर माइनस 1 है नहीं, तो -1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या है मेरे पास 10 की पावर माइनस 33, अरे भाई 10 की पावर माइनस 1 है 0.1, तो -1 से -1 गया, 10 की पावर माइनस 33 जूल क्या आ गया हमारे पास, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, समझ गए बात। और मैं आपसे पूछूँ ना कि आप मुझे बताओ कि भाई फ्रीक्वेंसी स्केल पे क्या अनसर्टेनिटी आएगी, आप मुझे बताओ कि फ्रीक्वेंसी स्केल पे क्या अनसर्टेनिटी आएगी, तब आपने यहाँ पुट करना पड़ेगा ना भाई, तो 10 की पावर माइनस 34 नीचे क्या पुट करो, बोलो भाई टाइम कितना है, 10 एच कितना है 6.626 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34.1, कितना आ गया मेरे पास ये, अरे भाई -35 हो गया नहीं ये, अब 34 से 34 गया, अरे भाई ये ऊपर चला गया, क्या गया मेरे पास, ऊपर तो क्या गया 10, नीचे क्या रह गया, तो 1/0.6 कितना होता है, सॉल्व करो, 1 कितना 1.51 1.5 है, तो क्या मेरे पास 1.5 इंटू 10, बताओ कितना आया 15 हर्ट्ज, कितना मेरे पास, अच्छा 1.5 इसको, अरे सॉरी भाई, अरे कितना आ गया भाई 1/6.6 कितना आ गया 0.15, 1/6 ये कितना आ गया, 10 से मल्टीप्लाई के बाद ना, फिर वो कह रहे हैं ये कितना आ गया आपके पास 0.15 को 10 से मल्टीप्लाई करियो 1.5, तो हम क्या बोलेंगे 1.5 क्या हमारे पास, यानी कि भाई इस केस में कितना अनसर्टेनिटी है, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है 1.5 वर्ड्स की, नहीं है आपको, अच्छा कोई आपसे ये पूछ ले, आपको ये बोल दे अगर इस स्टेट का लाइफ टाइम, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है 1.5 हर्ट्ज की, अब मैं ये बोल दूं इसी का लाइफ टाइम 100 गुना बढ़ जाए, यानी 0.1 से क्या हो जाए 0.1 का 100 गुना करियो 10, अगर इसका लाइफ टाइम 100 गुना बढ़ जाए तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इसकी नई अनसर्टेनिटी, तो आपको पता है भाई कि लाइफ टाइम और अनसर्टेनिटी क्या होती हैं, अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी और लाइफ टाइम क्या होते हैं यूनिवर्सली, अगर लाइफ टाइम क्या होगा 100 गुना बढ़ गया तो अनसर्टेनिटी 100 गुना घट जाएगी, तो ये जो क्या था 1.5 वर्ड्स ये क्या रह जाएगा 0.015 वर्ड्स, नहीं आएगा आपको, भाई आपने 100 गुना बढ़ाया तो इसको आप 100 गुना घटा दो, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको भाई इजीली भाई आपको अनसर्टेनिटी, आपको भाई एनर्जी अनसर्टेनिटी भी निकालनी आएगी जूल में भी और हर्ट्ज में भी, कि नहीं आपको, तो अभी आपको लग रहा होगा कि जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ही क्या आएगा हमारे पास ब्रॉड सिग्नल, क्या आएगा ब्रॉड सिग्नल, लेकिन भाई जो लाइन विड्थ होती है ना, ये सिग्नल की जो शार्पनेस होती है उसके ऊपर उसको क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट नहीं करती हर एक केस में, आपको कैसे आप तो कहोगे भाई जिसमें जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी उसका उतना ही क्या आना चाहिए ब्रॉड सिग्नल, इजंट इट, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कैसे भाई ये ऐसे भाई कि आप मुझे बताओ, ओके आप मुझे बताओ भाई, मान लिया हमारे पास 3 सिस्टम है, हमारे पास 3 क्या है अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, हमारे पास एनर्जी लेवल्स के 3 अलग अलग सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में गैप कितना मान लिया, ये गैप कितना है बताओ 1000 हर्ट्ज, कितना भाई 1000 हर्ट्ज है, ये गैप कितना 1000 हर्ट्ज, और इसमें अनसर्टेनिटी क्या मान लिया 10 हर्ट्ज, कितनी हुई, इसमें 1000 हर्ट्ज गैप है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट का गैप कितना है 1000 हर्ट्ज, ठीक है,
और ये लेवल कितना करता फ्लक्चुएट, 10 हर्ट्ज, मतलब 5 हर्ट्ज नीचे 5 हर्ट्ज ऊपर। अब बताओ अगला जो सिस्टम है, यहाँ बताओ क्या मान लिया, ये 10 लाख हर्ट्ज, कितना है 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ये कितना 10 की पावर 10 लाख हर्ट्ज। और यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है कहाँ पर भाई, इस केस में ये मान लो आप सिर्फ 1 हर्ट्ज, कितनी है 1 हर्ट्ज की अनसर्टेनिटी, मतलब ये लेवल सिर्फ कितना करता फ्लक्चुएट, बोलो भाई 1 हर्ट्ज, यानी कि 0.5 हर्ट्ज और 0.5 हर्ट्ज। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। और तीसरा सिस्टम आप मानो भाई, ये आपको देता मोसबार सिस्टम, क्या होता है ये मोसबार, इसमें गैप क्या है 10 लाख खरब हर्ट्ज, क्या ये 10 की पावर 18, क्या ये 10 की पावर 18, ये क्या 10 लाख खरब हर्ट्ज, ठीक है 10 की पावर 18 हर्ट्ज, ये 10 raised to power 18 हर्ट्ज। और यहां पर अनसर्टेनिटी आप क्या मान लो 10 की पावर 6 हर्ट्ज, आप अनसर्टेनिटी क्या मानो 10 की पावर 6 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है, ये लेवल कितना करता फ्लक्चुएट 5 हर्ट्ज प्लस माइनस, ये लेवल भाई। अच्छा ग्राउंड लेवल का तो लाइफ टाइम क्या होता है, ग्राउंड स्टेट का तो लाइफ टाइम क्या होता है इनफाइनाइट, यानी उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। लेकिन भाई एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या है 10 हर्ट्ज, सॉरी एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है फाइनाइट होता है ना, तो उसके अंदर क्या आएंगी फ्लक्चुएशंस। यहाँ पर क्या है 5 हर्ट्ज की, यहाँ पर 0.5 हर्ट्ज की प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या है 10 लाख हर्ट्ज, तो अनसर्टेनिटी है डेल्टा न्यू। ऊपर क्या है ये, ऊपर तो क्या है डेल्टा न्यू, और नीचे क्या है ये न्यू, ठीक है। तो ऊपर वाला ले, तो ये वाला कितना करता फ्लक्चुएट 5 लाख हर्ट्ज ऊपर, 5 लाख हर्ट्ज भाई नीचे। तो आपके अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा लाइन विड्थ कहाँ है उस केस में, सबसे ज्यादा लाइन विड्थ कहाँ है उस केस में, सबसे कम लाइन विड्थ कहाँ है इस केस में, और बीच में ये। लेकिन मैं आपसे पूछूं भाई कि सबसे शार्प सिग्नल कहाँ आएंगे, बताओ सबसे शार्प पीक्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ध्यान रखियो भाई जितना, बताओ भाई सबसे शार्प पीक कहाँ पर आएंगी आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पर आनी चाहिए भाई आपको, सबसे शार्प पीक यहाँ नहीं चाहिए, नहीं सबसे शार्प पीक यहाँ आएंगी आपको, कैसे कैसे सबसे शार्प पीक आएंगी भाई यहाँ पर आपको हो गए। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा क्या है अनसर्टेनिटी, और हमको पता है जितनी ज़्यादा क्या होती है अनसर्टेनिटी उतना ही ज़्यादा रेंज क्या होती है एब्जॉर्ब या एमिट, इजंट इट। लेकिन भाई सबसे शार्प पीक वहीं पर आएंगे आपको हो गए। इसकी वजह क्या है भाई, इसकी वजह ये है आप जब कोई टाइट्रेशन करते हो, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, आप एक टाइट्रेशन करते हो और आपने एक कॉनिकल फ्लास्क में आपने मुश्किल से 10 ml क्या लिया है HCl, आपने एक कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml क्या लिया है HCl, ऊपर से आप उसमें क्या डाल रहे हो NaOH, तो मानो भाई 10-15 ml पे क्या आ गया एंड पॉइंट। तो आप जब ग्राफ बनाओगे, आप जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर तो क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, और यहाँ पर क्या भाई मैं बोलो भाई यहाँ पर क्या वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, और यहाँ पर क्या मान लिया भाई कंडक्टेंस, या और जो भी आप मान लिया, आप कौन सा मान लिया, आप क्या कर रहे हो भाई आप कंडक्टोमेट्रिक क्या है टाइट्रेशन, तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, और यहाँ पर क्या कंडक्टेंस, ऐसे तो आएगा भाई। तो आप बोलोगे भाई तो हमारे पास कहाँ पर आएगी पीक, यहाँ से आएगी ना भाई, अरे इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में यहाँ पर भी आएगी ना हमारे पास भाई 10 ml पे, कहाँ पर आएगी 10 ml पे क्या आएगा एंड पॉइंट आ गया, सॉरी चलो भाई चलो 15 ml पे क्या आएगा हमारे पास एंड पॉइंट। तो ये क्या है 0 से लेके 20 ml, तो आपने एक्स एक्सिस क्या बनाया 0 से 20 ml, और वाई पे आपने क्या लिया है कंडक्टेंस, ठीक है बात। तो भाई कहाँ पर आ गया एंड पॉइंट 15 ml पे। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मान लिया हम कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml की बजाय, क्या भाई अगर कॉनिकल फ्लास्क में मैं 10 ml की बजाय 100 ml क्या लेता हूँ HCl, अरे भाई 100 ml का नहीं आपको, आप भाई नीचे कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml क्या ना लो, आप कितना लो बताओ भाई, बल्कि 1000 ml लो, क्या लो भाई 1000 ml, तो आपने 100 गुना बढ़ा दिया ना अपने भाई,
आपने HCl कितने गुना बढ़ा दिया, आपने 10 ml से क्या कर दिया 1000 ml, यानी आपने 1 लीटर क्या ले लिया। अब फ्लास्क नहीं है आपने पूरा वो एक क्या बोलते हो बाल्टी रख रखी किसकी HCl की, तो क्या ऊपर से 15 ml पे एंड पॉइंट आ जाएगा, नहीं तो बताओ क्या ऊपर से 15 ml डालते एंड पॉइंट आ जाएगा, कितना NaOH डालना पड़ेगा आपको 1500 ml इन 1.5 लीटर, क्या भाई अगर 10 ml HCl है तो 15 ml में क्या क्या मान लिया एंड पॉइंट, तो भाई अगर आपने क्या किया 1 लीटर क्या लिया आपने HCl, तो एंड पॉइंट कहाँ पर आएगा 1.5 लीटर पे। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा भाई कि क्योंकि HCl क्या हो गया 100 गुना, HCl क्या होगा बात हुई 100 गुना, तो आप जब नया ग्राफ बनाओगे तो क्या आप ये जो नया पेपर लोगे क्या आप 100 गुना ज्यादा लेंथ वाला पेपर लोगे क्या आपको भाई ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब 100 गुना ज्यादा लेंथ और 100 गुना ज्यादा हाइट वाला पेपर चाहिए क्या, तो अगर मैं कायदे से देखूं भाई तो हमको 100 गुना ज्यादा लेंथ वाला पेपर चाहिएगा भाई, क्योंकि भाई स्केल अगर मैं ये रखूं कि 0, 15, 20, भाई एंड पॉइंट कहाँ पर है 1500 ml पे, तो भाई बहुत, तो हमको बहुत बड़ा पेपर चाहिए क्या, तो भाई कागज की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, और बोलो भाई 100 गुना, कागज की हाइट भी क्या होनी चाहिए 100 गुना, लेकिन क्या हम एक्चुअली ऐसा करते हैं क्या, नहीं, हम सिंपली क्या कर देते हैं बताओ भाई, हम सिंपली क्या बोल देते हैं कि यहां पर क्या लिख दिया 0 लीटर और यहां क्या लिख दिया भाई 2 लीटर, पता होगा ना आपको भाई, यानी हमने स्केल को क्या कर दिया भाई, हमने स्केल को बड़ा कर दिया भाई, हम पहले बोले यहां से यहां तक क्या था 20 ml, अब यहां से यहां तक क्या बताओ भाई 2 लीटर है, बात बन गई भाई, ऐसे होता होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके पास भाई चाहे वो वैल्यू बढ़ गई, वो प्लॉट कहाँ होती है उसी कागज पे, भाई प्लॉट करने के लिए उसके जो कागज होता है वो तो बराबर लेंथ का होता है। अगर मान लिया आप यहां पर भाई 10 लीटर क्या लेते हो, अगर आप 10 लीटर क्या लेते हो HCl, तो ऊपर से 15 लीटर क्या होगा, अगर आप 10 लीटर क्या लेते हो HCl तो ऊपर से क्या चाहिएगा 15 लीटर क्या चाहिएगा NaOH भाई, तो क्या आप भाई और बड़ा कागज लोगे क्या, किसी पे यहां पर क्या लिखोगे 0 लीटर और 20 लीटर, यह आएगा ना भाई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप उसको एक ही प्लॉट करने की जो स्केल होती है, क्या प्लॉट करने की जो स्केल होती है वो तो सेम होती है, उसकी लेंथ क्या होती है बिल्कुल भी सेम होगी ना, उस पर नंबर बदल जाएंगे बस, तो आप उसको क्या सेम स्केल पे प्लॉट नहीं करते क्या, सेम कागज पे आप उसको प्लॉट नहीं करते क्या, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे ये भी किसे प्लॉट होना है, तो 10 और 15 वाला भी क्या होगा 10 ml 15 ml वाला भी क्या होगा उसी कागज से प्लॉट होएगा, बोलो भाई, और 1 लीटर और 1.5 लीटर वाला भी क्या होगा उसी कागज पे, और 15 लीटर और 20 लीटर वाला भी उसी कागज पे प्लॉट होएगा भाई, इजंट इट। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ बताओ भाई, बताओ, तो हम ये कहेंगे क्योंकि ये एक स्केल, क्योंकि ये इनको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ता है, तो हमें इन्हें क्या करना पड़ता है नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज का मतलब क्या है हम इनको एक स्केल पे लेके आएंगे, भाई कागज की लेंथ तो हमारे पास क्या है सेम है, तो सिमिलरली आप ये देखो भाई कि यहां पर अनसर्टेनिटी क्या है 10 हर्ट्ज, लेकिन है कितने पे 1000 पे भाई, यानी भाई यहां पर गैप कितना है 1000, यहां पर गैप क्या है 10 लाख, यहां पर गैप क्या है 10 की पावर 18, तो ये नहीं होगा कि आप यहां पर भाई बहुत बड़ी स्केल इस्तेमाल करोगे, ये भी कहां इस्तेमाल हो, यहाँ ये भी कहां प्लॉट होगा उसी कागज पे, तो आप ये चेक करो भाई अगर ये गैप, तो आप इनको नॉर्मलाइज कैसे करोगे, तो इन्हें कंपेयर, तो इनकी भाई इनकी ब्रॉडनिंग कैसे कंपेयर की जाएगी, ब्रॉडनिंग या शार्पनेस, क्योंकि ब्रॉडनिंग क्या होती है शार्पनेस का उल्टा, ब्रॉड सिग्नल क्या होंगे लेस शार्प, और शार्प सिग्नल क्या होंगे लेस ब्रॉड, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, अगर ये गैप 100 है तो मैं क्या मानूं भाई, अगर ये गैप 1 होता, अगर ये गैप क्या होता भाई, क्योंकि आपने सारे एक ही कागज पे प्लॉट करने हैं तो आप इनको सेम स्केल पे लेके आओ, आप क्या बोलोगे, स्केल का मतलब क्या है सेम कागज पे, तुम क्या बोलो भाई यहां पर गैप कितना है 100, तो अनसर्टेनिटी क्या है 10 हर्ट्ज की, अगर ये गैप 1 होता तो, अगर ये गैप क्या होता भाई 1 होता तो अनसर्टेनिटी क्या होती इसके अंदर, तुम क्या बोलते भाई 10/100, 10/, तुम क्या बोलेंगे 0.1, बोलो भाई अगर ये गैप क्या होता, सॉरी 1000 नहीं बनी, हाँ तो अगर 1000 है तो क्या है 100, ये 1 हो तो क्या आएगा
0.01, यानी अगर भाई ग्राउंड लेवल में और एक्साइटेड लेवल में गैप कितना होता 1 हर्ट्ज, तो ऊपर वाला लेवल कितना करता फ्लक्चुएट 0.01, मतलब 0.005 प्लस माइनस कर दो, ये है क्या। तो सिमिलरली भाई यहाँ अनसर्टेनिटी के 1 हर्ट्ज की है, लेकिन कितने पे है आप क्या बोलोगे 10 की पावर 6 गैप है, तो अनसर्टेनिटी क्या है 1 हर्ट्ज। और भाई ये गैप 1 होता तो सारे सेम स्केप में क्या हो भाई, ये क्या मानो 1 हर्ट्ज, ये क्या मानो 1 हर्ट्ज, तुम क्या बोलेंगे 1/10 की पावर 6, क्या है बताओ 10 की पावर -6, बोलो भाई। और यहाँ पे होगी 10 की पावर 10 लाख खरब हर्ट्ज, क्या है अनसर्टेनिटी। भाई देखो है कितने पे, क्या आप इसको ऐसे मान सकते हो भाई। तो पहले बताओ 10 की पावर 18 गैप, 10 की पावर 18 है, लेकिन 10 की पावर 18 गैप प्लॉट तो उसी कागज पे होना है, उसी स्केल प्लॉट होना है, समझे बात, सेम लाइन के ऊपर। तुम क्या बोल 10 की पावर 18 पे क्या अनसर्टेनिटी है 10 की पावर 6, एक पे कितनी है 10 की पावर 6 भाई 10 की पावर 18, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। तो अब बताओ भाई यहाँ पर क्या क्या है अनसर्टेनिटी, बताओ यहाँ अनसर्टेनिटी क्या ही है, यहाँ क्या ही बताओ 0.01, यहाँ क्या ही है 0.1 2 3 4 5 6, ये आ गई। और यहाँ क्या ही बताइए भाई, यहाँ क्या ही है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप ये बताओ भाई ज्यादा अनसर्टेनिटी कौन सी है, ये सब 0 है। इसका मतलब अगर मैं इनको भाई एक ही कागज पे प्लॉट करने की ट्राई करूं, इजंट इट, तो सबसे शार्प ही कहां बन रही बताओ भाई। भाई आप इसको ऐसे मान सकते हो, मान लिया अनिल अंबानी के 1 लाख रुपए गायब हो जाए, कितने, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इजंट इट। लेकिन अगर मान लो भाई अगर कोई गरीब आदमी भाई कोई रिक्शा पुलर है, उसके मानो पूरे दिन की कमाई क्या है 1000, ओके, और उसमें से 500 क्या हो जाए, उसको गायब हो जाए, तो अंबानी उसको बोले अरे क्यों रो रहा है 500 तो गायब हुए हैं, अरे भाई रिलेटिवली नुकसानदायक है, नहीं समझे बात। अनिल अंबानी की जो प्रॉपर्टी उसके मुकाबले 1 लाख कुछ भी नहीं है, उसको पता भी ना लगे कि कोई क्या बोलते हैं नुकसान हुआ है। लेकिन जिसके पास 1000 रुपये हैं उसका तो 50% क्या हो गया नुकसान, बात आपको पहले पड़ रही है। तो सिमिलरली भाई ये अनसर्टेनिटी क्या 10 लाख की, भाई ये अनसर्टेनिटी है कितनी 10 लाख खरब पे है, तो ये बहुत कम नहीं हुई क्या, ये तो ना के बराबर है। इसका मतलब सबसे शार्प पीक कहाँ आएंगे भाई, तो पीक शार्पनेस कैसे मालूम पड़ती है रिलेटिव लाइन विड्थ से, किससे आएगी भाई लाइन विड्थ से, ब्रॉडनिंग या भाई शार्पनेस नहीं पता लगती, किससे रिलेटिव लाइन विड्थ से। तो आपने क्या करना है बताओ, इनकी डेल्टा न्यू बाई न्यू, डेल्टा न्यू बाई न्यू, तो सबसे शार्प पीक आएंगे। मतलब अगर गैप 1000 होता, सॉरी गैप 1 होता, अगर गैप क्या होता ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में गैप 1 होता, तो ये लेवल तो क्या फिक्स, और इसका लेवल पता कितना, इसका लेवल भाई कितना करता फ्लक्चुएट 0.0000000 12 0 5, ये प्लस माइनस, ये क्या करता भाई 0.0000005 प्लस माइनस, और ये भाई 0.0005 प्लस माइनस, पता होगा ना आपको भाई। तो सबसे कम फ्लक्चुएट कौन सा कर रहा है ये वाला, तो सबसे शार्प पीक आएंगी यहाँ, समझ के बात। तो पीक शार्पनेस या ब्रॉड नहीं हुई ऐसे मालूम पड़ती है, आ गया नहीं आपको, ये आ गया ना, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ भाई इसके ऊपर आप क्वेश्चंस करो, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पहले पड़ गया है ना, कि कोई दिक्कत रहेगी। परवीन लड्डू खा लिए, ठीक है, ओके बताओ भाई, अच्छा बताओ साइलेंस बात पता नहीं, जो बोलेगा भाई उससे हम क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। ये बताओ व्हेन द लाइफ टाइम, क्वेश्चन क्या है, व्हेन द लाइफ टाइम इज हाफ्ड द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, बताओ क्या हो जाएगा भाई, अगर लाइफ टाइम क्या हो जाए आधा कर दिया जाए तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी डबल होगी भाई, क्योंकि आपको पता है अनसर्टेनिटी क्या होती है हमारे पास, डेल्टा ई क्या होता है 10 की पावर -34 बाई डेल्टा टी, तो ये हाफ होएगा तो डबल हो जाएगा। आगे आपको ये और बताओ फिर क्या हमारे पास, ये कहता है इन लिक्विड स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रा, क्या ये कहता है लिक्विड स्टेट एनएमआर के अंदर, ठीक है, किसी का लाइफ टाइम क्या है
0.01 सेकेंड, ठीक है मान लिया। फिर कहता है बोलो भाई इन गोइंग फ्रॉम, बोलो भाई सॉलिड स्टेट, सॉरी अरे भाई ये तो लिक्विड में है, तो बताओ अगर हम कहाँ पर गए, अरे भाई इन गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट NMR, लाइफ टाइम क्या हो गया बताओ भाई, डेल्टा टी क्या हो गया बताओ 10 सेकेंड। अरे भाई लाइफ टाइम बड़े क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में लाइफ टाइम क्या कम है, सॉलिड स्टेट में लाइफ टाइम क्या हो गया बढ़ गया, 10 सेकेंड हो गया भाई। तो लिक्विड में कितना है 0.1 सेकेंड, 0.1 था, सॉरी भाई 0.01 कहाँ है लिक्विड में, सॉलिड में गए 10 सेकेंड हो गया। तो ये बताओ भाई एनर्जी अनसर्टेनिटी कितने गुना हो जाएगी, पहले तो बढ़ेगी कि घटेगी, लाइफ टाइम क्या हुआ बढ़ा है, तो एनर्जी अनसर्टेनिटी घटेगी ना, कितने गुना घटेगी बताओ भाई, लाइफ टाइम कितने गुना बढ़ गया भाई, 10 को आप 0.01 से भाग करियो 1000 आएगा मेरे रेशियो ये, और नहीं तो ऐसे पता कर लियो 10 नीचे क्या 0.01, ओके। अरे वो कई बार भाई सिंपल कैलकुलेशन में पजल हो जाते, वो तो क्या हमारे पास ये 1000 गुना, तो अगर लाइफ टाइम 1000 गुना बढ़ गया तो एनर्जी अनसर्टेनिटी 1000 गुना घट जाएगी। वो तो क्या होगा, तुम क्या बोलेंगे डिक्रीज, बोलो भाई, अरे इंक्रीज नहीं भाई, बोलो भाई, अरे इट विल बिकम 1 बाई, अरे भाई 1/100 1/1000 भी लिखा हुआ है और इंक्रीज लिखा हुआ है, अरे बात आपको पहले बड़ी क्या मतलब क्या है 1/1000 टाइम्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/1000 टाइम्स, नहीं है क्या, बार बार टाइप ना करना पड़े मेरे ख्याल से, इसे लिख दे रहे ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा, अरे लिखे ये बाद में उसे इंक्रीज 10 टाइम्स, फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया कि भाई सिर्फ क्या कर देंगे यहाँ पर डिक्रीज, ये फिर एडिट नहीं किया, आ गया ना आपको वैसे ये, तो डिक्रीज तो 1/1000 टाइम्स आ गया नहीं आपको। अब ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है दिसंबर 2011 में पार्ट सी में, ठीक है 4 नंबर में, 4 नंबर से कम नहीं क्वेश्चन भाई, आई थिंक बी में आ रखा भाई, तो कोई बात नहीं भाई, ओके। ये बताओ भाई हमारे पास द अनसर्टेनिटी इन द NMR फ्रीक्वेंसी, बताओ क्या है द अनसर्टेनिटी इन द NMR फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कंपाउंड इन लिक्विड स्टेट कितना है, बोलो भाई 0.01 हर्ट्ज, कितना है, अरे भाई 0.1 हर्ट्ज है, पहले बताओ लाइफ टाइम क्या है भाई, लाइफ टाइम क्या है 0.1 सेकेंड लाइफ टाइम है, और एनर्जी अनसर्टेनिटी क्या है, एनर्जी अनसर्टेनिटी क्या थी भाई, देखिए मत बताइए मत मुझे, 0.1 हर्ट्ज, 1 सेकेंड तो टाइम है, 1 सेकेंड तो लाइफ टाइम है, और 0.1 हर्ट्ज क्या है एनर्जी अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब बताओ क्या बोलता है ये, द अनसर्टेनिटी इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट, क्या था भाई, अगर सॉलिड स्टेट में जाते ही लाइफ टाइम बताओ क्या हो गया, बताओ 10 की पावर -4 सेकेंड, अरे बताओ भाई लाइफ टाइम हमारे पास क्या हो गया 10 की पावर -4 सेकेंड लाइफ टाइम हो गया। इमेजिन करो भाई अगर लाइफ टाइम का 10 की पावर -4 सेकेंड, ओके। अब बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, तो आप ये बताओ कि जो नई एनर्जी अनसर्टेनिटी आएगी वो बताओ क्या आएगी, बताओ भाई अगर लाइफ टाइम क्या हो गया, बताओ कितने गुना घट गया लाइफ टाइम, ये यहां पर ये लाइफ टाइम भाई कितने गुना घट गया भाई, 1 सेकंड से क्या हो गया 10 की पावर -4 हो गया, isn't it? तुम क्या बोलेंगे लाइफ टाइम 10,000 गुना क्या हो गया, घट गया ना। तो अगर भाई लाइफ टाइम 10,000 गुना घट गया तो क्या हो गया, एनर्जी 10,000 गुना क्या होनी चाहिए, पहले एनर्जी अनसर्टेनिटी बढ़नी चाहिए, तो 0.1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे 10,000 से भाई, तो क्या जाएगा 1000, तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बताओ, सी ऑप्शन, इजंट इट। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे भाई,
तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।